बुक्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल मेरे चार अगर, जिसकी राइटर हैं रुखसाना निगार अदनान। उसकी ये 33वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। मैं अपने इस दिले नादां का क्या करूं, इसकी नादानियों का, जिसने मेरी उम्र को रायगा कर डाला और अभी भी इस जिद से बांध रखा है। उसे याद था बचपन में एक बार वो डैडी के साथ एक पुतली तमाशा देखने गई थी और उस शो की सबसे मज़ेदार बात ये थी कि उसमें नकली पुतलियों की बजाय जीते जागते धागों की डोरियों से बंधे इंसान पुतलियों की तरह परफॉर्म कर रहे थे। जहाँ वो स्क्रिप्ट के रटे रटाए जुमले से हटकर अपना कोई जुमला बोलते या कोई एक्स्ट्रा एक्शन करते, उनकी डोरी इतनी ज़ोर से खींची जाती कि बैठा हुआ बंदा पर औंधा गिर जाता और सीधा खड़ा या तो रुकू में चला जाता या पुश्त की तरफ अकड़ते हुए कम गुम हो जाता। और इस वक्त उस शो को, उसके थीम को समझ नहीं सकी थी, जबकि हॉल में बैठे जमे गफ़ीर ने उन पुतलियों के हर एक्शन पर खूब दाद दी थी। हम सब कठपुतलियाँ ही तो हैं, जहाँ तकदीर के लिखे से हटकर अपनी मर्ज़ी से कुछ करना चाहते हैं। पीछे से हमारी डोरी खींच दी जाती है, जिससे चोट भी लगती है और लोहे महफूज पर बगावत का मुकदमा भी दायर हो जाता है। और फिर इस मुकदमे को खारिज करवाने के लिए बड़ी एड़ियाँ रगड़नी पड़ती हैं। हम सब इंसान फरिश्तों से बढ़ जाएं अगर अपनी तकदीर के हर फर पर दिल से यकीन लाते हुए उसकी रज़ा पर राज़ी हो जाए। मगर बगावत और सरकशी तो आदम की सरशत में दर्ज है, और सरशत से कोई कैसे मफरूर इख्तियार कर सकता है। वापसी पर डैडी की इस तवील बात ने उसके नापुख्ता जहन को और भी उलझा दिया था, और आज इस लम्हे न जाने कैसे डैडी के ये सारे जुमले हर्फ बहर्फ उसके जहन की स्लेट पर जगमगा उठे थे। तो मैं भी अपनी सरशत पर ही चली थी, लोहे महफूज के हर्फ हर्फ पर तस्लीम व रज़ा का इजहार करती। तो आज यूँ ना खुद अपनी नज़रों में छोटी पड़ती, ना दूसरों के सामने नज़रें झुकानी पड़ती। और इंसान के कौल क्या कहने उन अकवाल के, ना जाने वो किस घुमंड, किस इतराहट में बड़े बड़े बोल जाता है। मैं जीते जी उसकी शक्ल नहीं देखूँगा। आपने मुझे लात मारी, मैं 100 बार आपको ठुकराता हूँ। आप मेरे लिए, मैं आपके लिए मर गई। मुर्दों को पुकारा नहीं करते। हीफ इस बड़े बड़े जुमलों पर कि जब इंसान के मुंह से निकले लफ्ज़ उसकी ज़बान में अक्सर व पेशतर उसके मुंह पर मार दिए जाते हैं। अबिहा के साथ भी यही हुआ। वो जीते जी मरने का ढंढोरा पीट चुकी थी और आज जीती जागती अपने कदमों पर चलती सबके सामने खड़ी थी। छोटे से हरे भरे सहन में आधी धूप आधी छाँव थी, और ज़िंदगी धूप और छाँव ही से तो बनी है, मगर उसे समझने में बहुत देर लगी। छाँव के उस पार कासनी फूलों वाली हरी बेलों से ढके कॉरिडोर में कुर्सी पर बैठी आरफा बेगम ने उसे देखते उसकी जानिब अपनी कमज़ोर बाहें फैला दी थी। इसे क्या हुआ था उसे नहीं मालूम, मगर जैसे किसी मकनातीस ने पूरी कुव्वत से उसके बदन को फौलाद की मानिंद अपनी जानिब खींचा था। मम्मी, मम्मी जान, मेरी मम्मी। वो कैसे उनकी आगोश में जा छुपी थी, आंसुओं के सैलाब के साथ। उसके मुंह से क्या निकल रहा था उसे खुद भी सुनाई नहीं दे रहा था। सारा बदन तो मम्मी के नरमो खनक हाथों के लम्स को अपनी अपनी रग में उतारने में महव था। बिया, बिया मेरी जान, मेरी बेटी। बिया, बिया कितना तड़पाया तुमने, कितना माँ को सताया। एक बार तो मुझे अपनी झलक दिखा जाती। एक अब आई हो जब माँ ने रखते सफ़र बांधा। उनकी बूढ़ी और कमज़ोर आवाज़ उनका साथ नहीं दे पा रही थी। क्या वाकई कोई गम, कोई रोग इंसान को इस तरह घोल सकता है? इस घुलावट में उसकी आधी उम्र घुल जाए, जैसे उनका सारा बदन, सारी तमन्नाइयाँ उसके रोग में कहीं घुल गई थी। मम्मी, मैं नहीं आ सकी थी। आपने मुझे पुकारा होता, एक बार तो बुलाया होता, मैं क्यों ना आती। क्या हाल बना लिया आपने। वो दीवाना वार उन झुर्रियों भरे सर्द हाथों को चूमे जा रही थी। अगर मैं खुद से ना आती तो आप मुझसे मिलती ही नहीं, है ना। वो अब उनके सीने से चिमटी रो रही थी। तुम मुझसे दूर कब थी, तुम तो मेरे लहू में रवां थी, मेरी धड़कनों के साथ दिल में धड़क रही थी। बस अपनी ज्यादती के दुख ने अनदेखी जंजीरों से बांध दिया था, वरना माँ अपनी बेटी को कैसे भूल सकती है, अपनी इतनी लाडली इतनी अच्छी बिया को। बस मम्मी बस करे, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। पुप्पो, आप ही बिया को समझाइए। जोया ने आगे बढ़कर बिया को माँ से अलहदा करने की कोशिश की और नाकाम होने पर पीछे मुड़कर पास खड़ी सादिया बेगम से बोली, हाँ बिया, बस इतना काफ़ी है। अभी भाभी तवील बीमारी से उठी हैं, कोई भी जज्बाती शिद्दत उनकी तबीयत पर बुरा असर डाल सकती है। उठो मेरी बेटी, आराम से बैठकर बातें करो। पुप्पो ने उसे समझाते हुए नरमी से उठाया था। वो अपना चेहरा रगड़ते हुए सीधी हुई। आरफा बेगम चेहरे पर मीठी मुस्कान लिए बड़ी मोहब्बत से उसे देख रही थी। देखा सादिया, ये है इसका बचपना, शुरू से इसकी यही आदत रही है। गुस्सा आता था आतिश फिशां जैसा, और उतरता भी बड़ी वक्त दिक्कत से था, मगर जब उतर जाता था तो बिल्कुल साफ दिल हो जाया करती थी। दिल में मैल नहीं रखती थी ज़रा भी। मुझे पता था मेरी बेटी मुझसे ज़्यादा अरसा नाराज़ नहीं रह सकती। मेरे पास बैठो आकर।
जोया ने पुप्पो के साथ उसे बिठाया था। उनके कहने पर वो कुर्सी उठकर पास ले आई। आपको मेरे गुस्से का पता था, नाराज़गी का भी ख्याल था, और मनाने के लिए एक बार भी नहीं आई। कितना मैं इंतज़ार करती रही थी। उनके कंधे पर सर रखकर उनके हाथ लबों से लगाते हुए भराई आवाज़ में बोली, मेरी ना अहली समझ लो। 2 बार आई और दरवाजे से पलट गई। अगर तुम सबके मिलने से इनकार कर देती, बस दिल को एक धोखे में रखना चाहती थी। और फिर वलीद और राफे बार बार यही कहते थे कि बिया खुद आपसे थोड़े दिनों में मिलेगी। इस आस में दिन गिनते रहे और इस खिलौने से बहलता दिल कमज़ोर पड़ता गया। दोनों माँ बेटी राजो न्याज कर रही थी। अभी हर राफे के नाम पर चौंकी थी। जोया कोल्ड ड्रिंक ले आए। ले ख़वातीन, अपने दिलों को ज़रा इस मशरूब से तक़वियत पहुँचाइए ताकि मज़ीद गिले शिकवे के लिए ताज़ा दम हो सके। वो बिया को गिलास पकड़ाते हुए शरीर लहजे में बोली, तुम मेरे साथ बात नहीं करो, ना मैं तुम्हारे साथ कर रही हूँ। अबिया तेज़ी से बोली, अरे बाप रे बाप, अब तोपों का रुख मेरी तरफ हो गया। अरे जालिम लड़की, कब हम सबको बाजम हाथ माफ़ करोगी? क्या आप बारी बारी मलका आलिया के हजूर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगे? और माफ़ी भी किस जुर्म की कि इतना खूबरू वजी हीरो टाइप पर्सनैलिटी से ज़बरदस्ती शादी करवा दी और ऐसी सोबर वाबकार बुर्दबार खातून को मोहतरमा की सास बना दिया। इस जुर्म ज़ईफ़ की माफ़ी मांगे जिसको वकूफ़ पज़ीर हुए भी अरसा उड़ा 20 माह गुजर चुके हैं। पुप्पो कुछ आप इंसाफ करें, ये जुल्म नहीं तो और क्या है? वो मसनूही लहजे में मस्कीन शक्ल बनाकर पुप्पो के साथ जुड़कर बैठ गई तो सादिया बेगम मुस्कुराने लगी। भैया इस मामले में भी मैं तो भाई मेरी सारी हमदर्दियाँ जोया के साथ है। पुप्पो इधर आते ही आपने निगाहें फेर ली। चले चलते हैं अभी। वो गिलास रखते हुए उठ खड़ी हुई। नहीं जाने देते हैं अब हम ऐसे ही। अब तो पुप्पो अपना कोई ज़ोरदार हमायती मसनद राफे साहब को लाएंगी तो तुम्हें यहाँ से ले जा पाएंगे। आज से तुम जोया अंसारी की हिरासत में हो। वो आगे बढ़ के उसे गले लगाते हुए बड़े मान से बोली तो अबिया ने भी जैसे हथियार डाल दिया और अपनी उस बिछड़ी दोस्तनुमा बहन के गले लग गई। पुप्पो के चेहरे पर पुरसुकून मुस्कुराहट थी। भैया मेरे ख्याल में तुम्हारा मोबाइल बज रहा है बैग में, पुप्पो ने उससे कहा था। सेल फोन की स्क्रीन पर नज़र पड़ते उसने चोर नज़रों से उन तीनों को देखा। राफे भाई का है, सुन लो, हम सबके कान बंद है। क्यों पुप्पो? जोया हंसकर बोली। एक्सक्यूज़ मी। वो बेतासुर चेहरे के साथ मोबाइल लिए अंदर कमरे में चली गई। आखिर क्यों मेरा फ़ोन अटेंड नहीं कर रही तुम? पागल कर दिया तुमने मुझे। ज़राब की तेज़ झुंझलाती आवाज़ उसके कानों से टकराई। सॉरी, रॉन्ग नंबर, और आइंदा मुझे फ़ोन मत कीजिएगा, अंडरस्टैंड? वो बहुत कुछ कहना चाहती थी मगर उसे मालूम था उसकी आवाज़ यकीनन कमरे से बाहर जा रही होगी। लब हिंचते हुए उसने मोबाइल ऑफ कर दिया और खड़े खड़े कुछ सोचने लगी। ये घर? उसने मम्मी के सीने से सर उठाकर अचानक पूछा। वो शाम से उनके साथ लहाफ में लेटी थी। सादिया बेगम अभी कुछ देर पहले घर गई थी। तुम चलोगी बिया? जाने से पहले उन्होंने पूछा था। नहीं पुप्पो, बिया कम अज़ कम आज की रात तो इधर रहे, इतने अरसे बाद तो, जोया ने जल्दी से कहा था और फिर खुद ही फिक्रा अधूरा छोड़कर उसकी तरफ देखने लगे। सुबह आ जाएगी सादिया। ये वैसे अगर तुम ले जाना चाहो तो मुझे एतराज़ नहीं, तुम भी तो घर में अकेली होगी ना। नहीं भाभी जान, अकेला तो वो होता है जिसका कोई सहारा ना हो। मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का सहारा। और इसके बाद मेरी बेटी, एक रात की क्या बात है, सुबह फ़ोन कर देना, ड्राइवर लेने आ जाएगा। वो जाते जाते उसे अपने साथ लिपटाकर प्यार करते हुए कह गई, ये घर तुम्हारी जुदाई का नतीजा है। आरफा बेगम चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोली, क्या मतलब? वो वाकई नहीं समझी थी। राफे के साथ तुम्हारी रुखसती या अंसारी हाउस से हमारी, इस वक्त ये दोनों ऑप्शन थे और तुम्हारी नाराज़गी सिर्फ इस बात पर थी कि मैंने दूसरा रास्ता छोड़कर पहला क्यों तुम्हारा मुकद्दर किया। ये हमें वाकई डरपोक थी। सारी ज़िंदगी दूसरों के सहारे गुजारने वाले लोग खुद पर भरोसा नहीं कर सकते। मेरे अंदर अकेले हो जाने का खौफ समा गया था। अगर मैं अंसारी हाउस से निकल जाती, और आज ये खौफ कैसे दूर हो गया? न चाहते हुए भी उसका लहजा तल्ख हो गया था। तुम्हारी जुदाई ने मुझे निडर बना दिया था। बेशक इस जुदाई ने मुझे जिस्मानी तौर पर कमज़ोर कर दिया मगर जहनी तौर पर बड़ा मजबूत कर दिया था। तुम्हारे बाद जब जोया के साथ वहीं कुछ दोहराए जाने की कोशिश की जाने लगी तब मेरे अंदर का सारा डर खौफ कहीं भाग गया और मैंने अंसारी हाउस छोड़ देने का फ़ैसला कर लिया। और तुम्हारे मामले में ये कदम इसलिए ना उठा सकी कि 2 बातों ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। वो सोचते हुए बोल रही थी जैसे वाक़यात की कड़ियाँ जोड़ रही हूँ। अक्सर मैं सोचती हूँ और सोचकर कांप उठती हूँ, अगर उस रात तुम बिला इजाज़त सादिया के घर रुककर नाकाबिले माफ़ी जुर्म का इर्तिकाब न करती तो आज फरियाल की जगह तुम होती और मेरे दिल को वो रोग लग जाता जैसे सिर्फ कब्र की मट्टी ही दूर कर सकती थी, या शायद वो भी नहीं। औलाद का दुख तो माँ बाप को मरने के बाद भी चैन नहीं लेने देता। इन्हीं दिनों मुझे वलीद ने ज़रियाब के बारे में कुछ उड़ती पड़ती 1-2 बातों के बारे में बताया था। मैं सख्त शशोपंज में थी और इन बातों की तस्दीक तुम्हारे मामू के फ़ोन ने भी की, जिनके कोई करीबी दोस्त उन दिनों जर्मनी से आए थे। सच पूछो तो मैं अंदर ही अंदर खासी परेशान थी और अल्लाह ने मेरी इस तशवीश को राफ़े करने के लिए
इस वाक़ये को सबब बना डाला और राफ़े के हक़ में यूँ ही मैंने फ़ैसला नहीं किया था। भैया औलाद चाहे कितनी ही बुरी या गलत क्यों ना हो, माँ बाप उनकी ज़िंदगी भर का फ़ैसला यूँ ही नहीं कर दिया करते। और फिर बेटी का मामला, राफ़े के बारे में मैंने जहाँ से कुछ पता चल सकता था करवाया। फिर सबसे बढ़कर वलीद की गारंटी और मेरे दिल की ज़मानत के बिया के लिए राफ़े से अच्छा और मौजू रिश्ता और कोई हो ही नहीं सकता। कहो मेरा इंतखाब और मेरे दिल का इत्मीनान भेजा तो ना था। वह बिल्कुल पहले की तरह दोस्ताना अंदाज में उससे बातें कर रही थी। राफ़े के जिक्र पर उसकी निगाहों के सामने फिर वो खाली लिफाफा घूम गया और इस मामले पर पप्पो की मबहम से चुप। वो बेचैन होकर सीधी हो गई। तुम खुश नहीं हो राफ़े के साथ? माँ को औलाद का चेहरा पढ़ने का फ़न बाखूबी आता है। उनके इस जुमले पर उसे पता चला, मम्मी उस घर में मैं और फिर राफ़े के साथ कभी सेट हो ही नहीं सकी। पता नहीं उसमें मेरी तबीयत का कसूर था या राफ़े ने भी मुझे कबूल नहीं किया। वो झुकी झुकी नज़रों से हथेलियाँ मसलती बल आखिर अपने दिल के दाग उन्हें दिखाने लगी। क्या क्या कह रही हो? उसकी बात पर उनके सीने में कमज़ोर दिल ने ज़ोर से करवट ली थी। चेहरे का रंग एकदम से जर्द हो गया। मम्मी मैंने बहुत कोशिश की मगर अच्छा आप परेशान ना हो, कुछ नहीं हुआ प्लीज़। उनके चेहरे के बदलती रंगत को देखकर बात बदलते हुए बोली, भैया जो बात है मुझसे सच सच कह डालो। वो सीना मसलते हुए हौले से बोली, आप मेरे लिए दुआ करती थी, मुझे बताइए। वो उन्हें सहूलत से गाँव तकिए पर लिटाकर उनका सीना हौले हौले सुलाते हुए बोली, ये भी कोई कहने की बात है? दिन रात हर घड़ी हर लम्हा मेरी हर दुआ की टिक टिकी तुम्हारी तरफ लगी थी। वो रुक रुक कर बोली, तो बस फिर बेफिक्र हो जाइए, यकीनन आपकी दुआएं रायगा नहीं जाएंगी। अब आप थोड़ा आराम कर लें वरना ये जोया आकर मुझे डांटने लगेगी। वो अब उनके कंधे दबा रही थी। उन्होंने जैसे थक कर आंखें मूंद ली। अगर मेरे खदशे दुरुस्त निकले तो मम्मी ये सदमा झेल पाएंगी क्या? और एक बार फिर उनकी ज़िंदगी के लाले मेरी वजह से नहीं। नहीं अल्लाह अब नहीं। वो आयतकी से उनके पास से उठकर वॉशरूम में चली गई। अभी भी मैं किसी से अपना दुख खुलकर नहीं कह सकती। सबके मिल जाने के बाद भी मैं तन्हा हूँ, मेरा कोई भी नहीं। उसने जी भरकर आंसू बहाए और वज़ू करके बाहर निकल आए। नमाज के बाद दुआ के लिए हाथ उठाए। उसकी शफाफ हथेलियों पर आंसू टिप टिप गिरते रहे। दिल हर्फ़े दुआ जैसे भूल गया। ओहो क्या बात है, तुम तो भाई बड़ी परहेजगार हो गई हो। लगता है पुप्पो ने अपने रंग में पूरी तरह तुम्हें भी रंग लिया। कहीं राफ़े भाई भी किसी तबलीगी वफ़द के साथ बाहर तो नहीं गए? ज़ोया बिल्कुल उसके पीछे आकर बोली थी। चाय नमाज तय करते हुए उसने दुपट्टे के दामन से चेहरा भी रगड़ डाला। चाय बनाई है मैंने, पियोगी तो बाहर आ जाओ, उधर अम्मी सो रही हैं। उसे पता था ज़ोया उससे बातें करने के लिए बेचैन है। मैं क्या बताऊंगी इसे, इन लाहासिल दिनों की फीकी रुदाद। वो गहरा सांस लेते हुए अपना हलिया दुरुस्त करती बाहर निकल आए। मम्मी के जर्द चेहरे पर कैसा सुकून था। काश मम्मी मुझे रुखसत करने से पहले आप ज़रियाब से मुतल्लिक मुझे ये चंद बातें बता ही देती तो शायद मेरा दिल किसी समझौते पर आमादा हो ही जाता। वो उन्हें देखते हुए दुख से सोचने लगी, और अब यहाँ बीबी उस वक्त भी तुम्हारे दिल ये नादान है। कौन सा किसी बात पर यकीन करना था। वो तो खुश फहमी की ऊंची उड़ानों में मगन था। अधूरी परवाज़ का गम ही दिल से न जा सका। ये घर अच्छा है ज़ोया। वो उसके साथ लाउंज में बैठते हुए तौसीफ़ी नज़रों से लाउंज के इंटीरियर को देखते हुए बोली, अच्छा है भी तो रेंट पर लिया है। मैं मम्मी से कह रही थी कि जैसे ही हमें हमारा हिस्सा मिलता है हम यही घर खरीद लेंगे। बाकी घर भी अच्छा है ना, फिर लोकेशन बहुत खूबसूरत है। अगर मैं यहाँ आकर रहने लगूँ तो मुझे कौन सा कमरा मिलेगा? अपने ही किसी ध्यान में उसकी ज़बान से फिसला था। ज़ोया ने कदरे चौंक कर उसे देखा, फिर जैसे जबरन मुस्कुरा दी। जो तुम पसंद करो। वैसे इस घर में 3 बेडरूम है, मैं मम्मी के साथ ही सोती हूँ। एक में हारिस होता है, तीसरा तुम ले लिया करना जब भी राफ़े भाई के साथ आओ तो। उसने चाय का भरा हुआ मग उसके आगे किया। क्या राफ़े के बगैर मैं इधर आऊँ तो मुझे कमरा नहीं मिलेगा? वो चिढ़कर बोली तो ज़ोया हंसती। भाई जाहिर है उनके साथ ही आया करोगी, इसमें चिढ़ने की क्या बात है। बल्कि यूँ करते हैं, कल पेपर में अनाउंस करवा देते हैं कि अभिया अंसारी अपने शौहर नामदार राफ़े ज़ुबैरी के साथ आएँ या तन्हा, कमरे के जुमला हकूक़ उनके नाम ही मुख्तस रहेंगे। खुश? मुस्कुराती हुई चमकती निगाहें उस पर मरकूज़ करते हुए बोली तो बिया का बेख्तियार दिल चाह के फूट फूट कर रो दे और अपने दिल का सारा दर्द इन आंसुओं के साथ बहाते हुए ज़ोया से क्या डाले। शायद वो इस कमज़ोर लम्हे की जद में आकर सब कुछ कहना ही चाहती थी। अरे रोशी की सुनाओ, सुनाए बड़ा जैक लगा है, उसका मियाँ डॉक्टर है और बाहर भी ले गया अपने साथ। ज़ोया की बात पर उसने खाली खाली नज़रों से उसे देखा। मेरे और ज़ोया के बीच रोशी, राफ़े और पुप्पो आ चुके हैं, मैं कुछ भी ना कह पाऊँगी। हाँ अल्लाह का शुक्र है, बहुत मोहब्बत करने वाले कदर करने वाले ससुराली मिले उसे, बहुत खुश है वो। न जाने कैसे उसका अंदाज़ रोशी के लिए एक मोहब्बत करने वाली भाभी का सा हो गया। और तुम्हें भी तो बहुत मोहब्बत करने वाले चाहत वाले ससुराली मिले। पुप्पो कितनी पोलाइट है और तुम पर तो जैसे नज़रों ही नज़रों में निसार होती रहती है। तुम खुश नहीं हो?
बीच के दिन, बीच के दिन, मैं कैसे तुम्हें दिखाऊं वो बीच के दिन जो मैंने गुजारे हैं। अब तो सबको सब अच्छा ही नज़र आ रहा है। उस छोटे से सेलन ज़दा घर की तारीख, खौफ ज़दा रातें, भूख व अफलास, आफ्ताब ज़ुबैरी की घटिया फितरत के मुजाहरे, अपने साथ होने वाली ज़्यादती, बेतुजी, घटन, तन्हाई और राफे का पहले दिन से नज़रअंदाज कर देने वाला सलूक। वो बिन कहे सोचती चली गई, अरे ये तुमने कौन सा छल्ला पहना हुआ है, अच्छा लग रहा है। तुम्हें याद है ना, मेरे पास भी ऐसा था और कॉलेज में ही गुम गया था, और मम्मी से कैसी झाड़ पड़ी थी मुझे। जोया एकदम से उसके बाएं हाथ की तीसरी उंगली में पड़ी राफे की उस इकलौती निशानी को देखने लगी। गम, गुस्से, बेजारी और कोफत के इंतहाई दिनों में भी वो उसे उतार नहीं सकी थी, या शायद वो इस तरह से उसकी उंगली का हिस्सा बना था कि उससे अलहदा कभी महसूस ही नहीं हुआ था। भैया तुम बैठे बैठे किसी मुराकबे में चली जाती हो, मैं ही मुसलसल बोले जा रही थी और तुम गौतम बुद्ध बनी बैठी हो। जोया उसकी उंगली में छल्ला डालते हुए नाराज़ी से बोली, मैं तुम्हें सुन जो रही हूँ, हारिस कब आएगा? आने वाला है, वो मुँह फुलाकर बोली। ये बताओ तुम्हारा मामला कहाँ तक पहुँचा वलीद के साथ? वो संभल कर जोया के पसंदीदा टॉपिक पर आते हुए बोली, तुम अपने मामले की कोई हवा दे रही हो जो मैं कुछ बताऊं? वो उसी तरह नरूठेपन से बोली, अरे तुम तो मुकाबलेबाजी करने लगी, मेरे पास तो कुछ खास है ही नहीं बताने के लिए, जो कुछ है तुम्हारे सामने, मज़ीद क्या बताऊं? वो कहकर चाय के घूंट लेने लगी। और तब्दीलियाँ, एक तरफ ये तब्दीली सबसे बढ़कर है। उसने जोया की बुड़बड़ाहट सुनी। कौन सी? अपनी ज़ात पर पर्दे डालने की। उसने उनकारा भरा तो बिया मुस्कुरा दी। वह मैं तुम्हारा। ओहो भाई, जब मैं बाहर था तो ऐसे कोई आसार नहीं थे, ना मैंने कहीं उठक पटक देखी, ना चांद सितारों को ज़मीन के करीब गिरते पड़ते, ना ज़मीन का सीना शक होते और ना पहाड़ों को गुब्बारों की तरह हवा में तैरते। तो फिर ये क्या है? वली ज़ोर ज़ोर से आंखों को मलता उनके सामने खड़ा कह रहा था। क्या मतलब है इस सारी बेतुकी गुफ्तगू का? जोया पहले बिया के गुमसुम रवैये से चिड़ी बैठी थी, वलीद के उस अंदाज पर और तब गई। भाई बचपन से सुनते आए हैं, रोज़े हशर हर काम उल्टा होगा, सूरज मगरिब से निकलेगा, चांद तारे अपनी ड्यूटी से फरागत पाएंगे, वगैरह वगैरह, मगर इधर तो कुछ भी नहीं हुआ और क़यामत सरापा हशर मेरी निगाहों के सामने बड़ा जमान है। वो गिरने के इस अंदाज में सोफे पर बैठते हुए बिया की तरफ देखकर बोला। वो खामोशी से चाय पीती रही। तौबा, कितनी लफाजी करते हो। अब ऐसी भी कोई बात नहीं, ये तो एक दिन होना ही था। आखिर बिया कब तक हमसे नाराज़ रह सकती थी? जोया प्यार से उसे देखते हुए बोली। नाराज़? अल्लाह मेरी तौबा। उसने दोनों कान पकड़ लिए। अगर ये नाराज़ थी, अबिहा बीबी को तो कत्लो गारत किया होगा। मैं तुमसे कोई बात नहीं कर रही, ना करना चाहती हूँ। अबिया ने खाली मग साइड टेबल पर रखते हुए टीवी का रिमोट उठा लिया। देखा देखा, इस पत्थर का लहजा और अंदाज, रवैया, कसम से हिम्मत है बेचारे राफे की। बल्कि मुझे तो लगता है उसके उसी चट्टानी बल्कि फौलादी रवैये उर्फ आम में, जिसे तुम नाराज़ी कह रही हो, से भाग कर कहीं सियासी पनाह ले बैठा है। मैं उठकर चली जाऊंगी यहाँ से। बिया ने रिमोट ज़ोर से उसकी तरफ उछाला, जिसे उसने आराम से कैच कर लिया। वलीद बस बहुत हो गई, अगर इस तरह की दिल जलाने वाली गुफ्तगू तुमने करनी है तो। जोया उसे आंखें दिखाई। तो क्या? उसने हाथ लहराया। सोच लो लड़की, हमें तो धमका नहीं सकती। एक तरफ इसका घर, एक तरफ सनम खुदा, हम भी कुछ इख्तियार बल्कि इस्तेहकाक रखते हैं उस धमकी के जवाब देने का। मुझे लगता है तुम्हारे पेट खाली है, मैं चाय के साथ कुछ लेकर आती हूँ। जोया बुड़बुड़ाते हुए दोनों खाली मग उठाकर बाहर निकल गई। वेरी गुड। जोया में मुस्तकबिल की अच्छी बीवी साबित होने की तमाम खूबियाँ बदर्जा अतम मौजूद हैं। नालायक लड़की, सीखो छोटी बहन से। वो कहते हुए उठकर उसके बराबर वाले सोफे पर आ बैठा। हाँ बस अब इससे सीखना बाकी है, वरना तो ज़माने ने खूब पटखियाँ देकर बहुत कुछ समझा डाला है। वो उसकी तरफ देखे बगैर आज़र्दगी से बोली। अच्छा मजाक ख़त्म, सिर्फ इतना बता दो, मुझसे ये जालमाना रवैया क्यों रवा रखा है? मेरा नाम बेवफाओं कुछ अदाओं की फहरिस्त में सबसे ऊपर क्यों लिख रखा है? वो उसकी तरफ देखते हुए कदरे झुक कर बोला। ये अपने दिल से पूछो। वो आंखों में उतरती नमी को पीते हुए बोली। बहुत दफ़ा पूछा यार, हर दफ़ा मासूम सी लालमी ने सर उठाया। आखिर हमारा नाम क्यों हल्का यारा से खारिज कर डाला? मैंने तो कुछ नहीं किया था और तुम गवाह हो, तुम्हारे हक के लिए आखिरी लड़ने वाला परवाना भी मैं ही था। वो मासूमियत से उसकी तरफ देख कर बोला। और जो डबल एजेंट बने हुए थे वो चीख कर बोली। तुम्हारे सर की कसम, छोटी ताई ने अपनी मोहब्बत भरी ममता का वास्ता देकर मखबरी पर आमादा किया था, पर तुमने तो मुझे अपने पास नहीं पटकने दिया। इतना जलाल, मुझे तो लगता है तुम पे किसी जिन ने कब्जा कर लिया था। बेचारे राफे तक को तुम घास नहीं डाल रही थी। वो आखिरी जुमला आहिस्ता आवाज़ में बोला। मुझे तुमसे ऐसी ही बात की तवक्को थी कि उनकी हमायत नहीं करोगे, और तो और कौन करेगा? वो एकदम से अपने ख्याल में सिमटते हुए बोली। नहीं बिया, तुम गलत समझ रही हो। मैं राफे से उसका दोस्त नहीं बल्कि साला बनकर मिला करता था, और
अभी उसकी बात पूरी नहीं होती कि बिया ने पास पड़े क्वेश्चन उस पर फेंकने शुरू कर दिए। कसम से यार मजाक नहीं कर रहा, बिल्कुल इसी ख्याल से कि कहीं वो तुमको बिल्कुल ही बेआसरा ना जान ले। और एक बात और थी, वो संजीदा होते हुए बोला, मैं सोचा था दोनों तरफ कम्युनिकेशन बहाल करते हुए एक दोस्ताना सफारत का आगाज़ करूंगा और दोनों के दिलों में जो एक दूसरे के लिए बेजारी और बेनियाजी उसका कोई बंदोबस्त कर सकूंगा। मगर तुम तो जालिम पथरीली कुटघुन्नी बिल्ली बनी हुई थी। मेरी सारी सफारती कोशिशों पर पानी फेर दिया और मैं चाहने के बावजूद अपने प्रोजेक्ट को मुकम्मल न कर सका। वो आखिर में ताज्जुब भरे लहजे में बोला तो बिया के दिल में जैसे किसी ने सुई चुभो दी। वलीद, मैंने बहुत कोशिश की मगर मैं क्या करती, मेरा दिल वो रो देने को थी। मैं जानता हूँ तुम जिस यूटोपिया से मिलकर हकीकत की संगलाख दुनिया में पटकी गई थी, वहाँ एडजस्टमेंट तुम्हारे जैसे नाजुक मिजाज नाजुक दिल लड़की के लिए बहुत मुश्किल था। इसलिए तो मैं चाहता रहा कि तुमसे बात करके कोई बीच की राह निकाल सकूं, मगर तुमने तो मुझे अपने पास भी नहीं पटकने दिया और सब कुछ ख़त्म हो गया। वो एक सरदा भरते हुए बुड़बड़ाई। क्या क्या मतलब? कुछ नहीं वलीद, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है वो सब कहने के लिए जो मैं मम्मी से अपनी ज़बान से ना कह पाऊँगी। संभलते हुए बोली। वो बगौर उसे देखे गया। क्या क्या कहना है तुमने छोटी ताई से? वो बेचैन सा होकर बोला, मैंने राफी से सेपरेशन के लिए कहा था और मेरे इसरार पर उसने वो रुककर होंठ काटने लगी। बिया, राफी बहुत अच्छा इंसान है, बहुत आला ज़र्फ, और सबसे बड़ी बात तुम्हें बहुत चाहता है। शुरू में वो वाकई तुमसे मुतनफिर था अपने मामूओं के रवैये की वजह से, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता न जाने कैसे उसका दिल तुम्हारा गर्विदा होता चला गया। उसने जाने से पहले मुझसे तुम्हारे इस मुतालबे का जिक्र किया था। वलीद के इंकशाफ पर उसका दिल धक से रह गया। वो शशदर से उसे देखे गई। और तुम्हारी ख्वाहिश के एहतराम में वो ये कर भी देना चाहता था, मगर मैंने उसे समझाया कि अपनी वापसी तक इस फैसले को मौखिर कर डालें। मगर मालूम नहीं वो क्यों बहुत शिकस्त खोरदा सा लग रहा था। कह रहा था कि वो तुम्हें तुम्हारा जायज़ मकाम नहीं दे सका और तुम्हारी कोई खुशी पूरी नहीं कर सका, इसलिए सोचता है कि तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर डालें। मैंने बार बार बसीद इसरार उसे इस फैसले पर अमल दराम से रोका और उसके जाने के बाद भी जितनी बार उससे रब्ता हुआ उसे ये याद दहानी करवाता रहा। पता नहीं उसके दिल में क्या था, हर बार मेरे इसरार पर हंस कर चुप कर जाता। पता नहीं उसने क्या तय कर रखा था। और परसों कह रहा था कि वो इधर ही सेटल होने के बारे में सोच रहा है और पुप्पो को भी बुलवा लेगा। मैंने बहुत कहा कि वापस नहीं आओगे। कहने लगा जिस काम के लिए आना था वो मैं यहाँ बैठते हुए भी कर चुका, सो आने का क्या फ़ायदा। मैं खुद उसकी बात से बहुत परेशान था और तुमसे बात करना चाह रहा था। कोई मैसेज कुछ मिला तो नहीं तुम्हें उसकी तरफ से? वलीद ने अटक अटक कर कहते उसकी फ़क रंगत को देखा। बिया के होंठ फड़फड़ा कर रह गए। मैं आज सुबह से उससे रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ, सेल फ़ोन भी ऑफ है और दूसरे नंबर पर भी रब्ता नहीं हो रहा। ये लो ठूंसो और अपनी दफाई रो को ट्रैक पर लाओ। मम्मी की रिपोर्ट्स ले आए लेबॉर्ट्री से। जोया चाय के साथ स्नैक्स ले आई थी। वलीद के आगे रखते हुए बोली, एक्सक्यूज़ मी, मैं ज़रा मम्मी के पास हूँ। अभी अपने उमड़ आने वाले आंसुओं पर काबू पाते हुए वहाँ से उठ गए। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। फुफ्फो ड्राइवर है कि चला गया? दूसरे कमरे में आते ही उसने सादिया बेगम को फ़ोन कर दिया। हाँ है, अभी तो कुछ मंगवाना है? आप भिजवा दे उसे, मैंने घर आना है अभी। वो जल्दी से बोली। अभी खैर तो है? वो फिक्रमंद हो गई। खैर है, फिर आप भिजवा रही है ना? हाँ बिया, कोई बात तो नहीं हुई? वो परेशानी से बोली। नहीं पुप्पो, अच्छा मैं इंतज़ार कर रही हूँ। उनकी अगली बात सुने बगैर उसने फ़ोन बंद कर दिया। क्यों जा रही हो अभी? जोया ने कुछ कह दिया या किसी और ने? वो मम्मी को बताने आई थी, वो जाग रही थी। उसके जाने का सुनकर परेशान होकर बोली, मम्मी किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, रात के लिए अपने कपड़े लेने जा रही हूँ। वो उनके पास बैठते हुए बोली, तो कपड़े तुम जोया के पहन लेना, तुम दोनों के नाप में कौन सा इतना फ़र्क है? वो बेचैनी से बोली, मम्मी मुझे और भी अपना सामान लाना है, अभी रहूँगी मैं इधर ही। उन्हें साफ लगा वो उन्हें बहला रही है। सुबह यकीन नज़रों से उसे देखती रही। वो ख्वाम इतना परेशान थी कि उन्हें यकीन दिलाने के लिए मज़ीद कुछ भी ना कह सकी और चुपचाप बैठी रही। अच्छा मम्मी, मैं देखूँ ड्राइवर आ गया होगा, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, आप परेशान ना हो, रात का खाना आपके साथ ही आकर खाऊंगी। वो उनके गाल पे प्यार करते हुए बाहर निकल आई। वो गाड़ी के पहले हॉर्न पर ही बाहर चल पड़ी थी कि जोया और वलीद हैरान से बाहर निकले। कहाँ जा रही हो तुम इस वक्त? जोया ने हैरान नज़रों से एक नज़र उसे देखा और एक गहरी होती शाम को। घर जा रही हूँ, आ जाऊँगी। वो वलीद से नज़रें चुराते हुए गेट की तरफ बढ़ी। घर? क्या पुप्पो ने बुलवाया है? वो उसके साथ चलती आ रही थी। हाँ यही समझ लो, खुदा हाफिज़। वो अजलत में बाहर निकल गई। वलीद ड्रॉप कर देता तुम्हें, रुको तो। जोया को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कैसे रोके। नहीं शुक्रिया। उसने मुड़कर दोनों को देखा और गाड़ी में बैठ गई। उसके बैठते एक गाड़ी रवाना हो गई। क्या तुम्हारे साथ कोई बात हुई है? जोया ने मुड़कर वलीद से पूछा तो उसने नफ़ी में सर हिलाते हुए कंधे उचका दिए। तो दोनों खामोशी से अंदर की तरफ बढ़ गए। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। अल्लाह यार, क्या बनेगा इस नावल का, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है।
तो खैर देखते हैं क्या बनता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।